हम लोग बेटा आज एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोगों का कैलकुलस का एक पार्ट हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग सीखे थे। कैलकुलस का ऐसे दो पार्ट हम लोग लेते हैं, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो बेसिक पार्ट है इंटीग्रेशन, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको थोड़ा हम लोग पहले समझेंगे कि एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है ना। तो हम लोग यहाँ देखें आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन। आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग समझे बेटा, जैसे इसका डेफिनेशन ही है ना, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसको हम लोग समझेंगे ऐसे, जैसे सपोज कर लो कि अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। बिल्कुल समझेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है, बाद में हम लोग आएंगे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है डेफिनेशन पर। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम लोग सीखे थे कि अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, d ऑफ y दिस इज इक्वल टू d ऑफ साइन एक्स, तो हम लोग लिखते थे dy इज इक्वल टू cos x dx। बेटा यहाँ देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। हम यहाँ पर एक कांस्टेंट अपने मन से डाल देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कहेंगे। और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो अगर हम इस रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये रिजल्ट मिलता है। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम लोग बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज दिस प्रोसेस, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रेशन साइन है। तो ये कहता क्या है कि दिस साइन इज रिवर्स ऑफ दिस। मतलब हम लोग यहाँ डी ऑफ वाई डी वाई लिखे, अगर हम ये साइन यहाँ लगाते हैं, इट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इट शुड बी वाई, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज डी वाई, है ना। हेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इफ वी इंटीग्रेट dy we will get y. Similarly, differentiation of sin x plus c is cos x dx. If we integrate this, then according to definition of integration, it should be sin x plus c. इसका मतलब कि इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। सी इसलिए हम लोग डालते हैं कि हो सकता है यहाँ सी हो भी नहीं भी हो। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो cos x dx ही लिखते, और y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी है तो भी हम लोग वही लिखेंगे। तो हम लोग को ये पता नहीं है यहाँ पर कि कांस्टेंट है या नहीं है, इसलिए हम अपने मन से कांस्टेंट डाल देते हैं, है ना। और कंडीशन इसके लिए होगा, सिचुएशंस होगा, हो सकता है कि उस कंडीशन में सी का वैल्यू 0 आ जाए तो y इज इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा, अदरवाइज वी विल राइट y इज इक्वल टू साइन एक्स dx। तो ये सिंपल बेटा हमारा जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं बेटा कि अगर हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, यानी d ऑफ y लिखते हैं तो d ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। तो अगर बेटा हम लोग इसको एफ डैश एक्स डी एक्स लिखें, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग को क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ये डेफिनेशन कहता है इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, है ना, विल बी व्हाट, एफ एक्स। किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कुछ रिजल्ट आएगा, अगर उस रिजल्ट को हम इंटीग्रेट कर दें तो फिर फाइनल फंक्शन आ जाएगा। तो दिस इज आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे सोचें कि अगर डेफिनेशन सोचें इसका हम लोग,
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स भी हम यहां लिख देते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी एफ एक्स। दिस इज आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, और कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर किसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हम लोग को ये रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो ये चीज, इसका मतलब ये है बेटा कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें डिफरेंशिएशन का आइडिया अगर नहीं है तो फिर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना। हम लोगों को ये जानना होगा कि कहीं भी किसी भी फंक्शन को अगर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो हम लोगों को जानना होगा कि जो चीज दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, वो किस चीज को डिफरेंशिएट करके आता है। ये बेसिक रूल है इसका, है ना। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ये हमारा क्या हुआ, है ना, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ बेसिक। अब हम लोग इसमें बहुत सारा रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग देखें। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आपको देखना होगा कि किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते थे तो साइन एक्स आता था। साइन एक्स डी एक्स कहां से आता है, तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन जब किए थे तो आपको याद होगा कि cos x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था। इसका मतलब कि माइनस cos x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स आएगा। लेकिन पहले आपको बोले हैं कि एक कांस्टेंट अपने से यहां पर यूज करना है, एक कांस्टेंट हम लोगों को यहां पर यूज कर देना है। उसी तरह से बेटा अगर आपसे हम पूछें कि cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप तुरंत अपने से बोलोगे कि हाँ cos x sin x से आता था, इसका मतलब ये sin x प्लस सी है। ठीक उसी तरह से अगर हम यहां पर बोलें कि सेक, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कहां से आता था, तो आप बोलोगे tan x से आता, है ना। उसी तरह से हम लोग और सीखे थे सेक एक्स tan x, ये कहां से आता था, तो आप कहोगे कि ये हम लोगों को आता था सेक एक्स से आता था। सेक एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो लिखते थे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना। उसी तरह से अगर हम बोले बेटा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आप कहेंगे कि ये माइनस कॉट से आता था। मतलब इसमें जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है ना, तो डिफरेंशिएशन याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। कहीं कहीं पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूट कर करके इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो उसको हम सिखाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखें कि इंटीग्रेशन में अलग से कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। जैसे और हम यहाँ से पूछते हैं, अगर हमसे पूछे बेटा कि dx बाई एक्स कहां से आता था, 1/x कहां से आता था, तो आपको याद है कि ये ln x से आता था, है ना। अगर हम आपसे बोले e टू दी पावर x dx, तो हम लोग सीखे थे कि e टू दी पावर x, e टू दी पावर x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो ये आता था। मतलब आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन सही है कि नहीं सही है, इसके लिए क्या करना है, आप ये रिजल्ट लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। तो आप देखिए माइनस कॉस एक्स का होता था, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स डी एक्स हम लोग को मिलता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हम लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके खास करके नीट का, यानी जो फिजिक्स का हम बात करेंगे, फिजिक्स में 12th में कुछ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला आएगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन हम लोगों का है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन कहीं कहीं पर मिलता है फिजिक्स में,
है ना। तो उसको जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर हम आपको सिखाएंगे। ये इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है बेटा, जो बहुत ज्यादा आता है, तो थोड़ा सा इसको हम समझा रहे हैं यहाँ पर, उसको समझिएगा। जैसे आप याद कीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n जो हम लोग लेते थे और इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, याद कीजिए dy, तो हम लोग लिखते थे एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, ऐसे लिखते थे बेटा। अब सोचो कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ऐसे ऐसे हम इंटीग्रेट करें एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसको जब हम इंटीग्रेट करें बेटा तो ये आना चाहिए। तो देखो वो कैसे आएगा, यहां समझो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एन यहां पर है, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन, और नीचे हम लिख सकते हैं बेटा वही एन कटाने के लिए एन माइनस वन प्लस वन। तो ये देखिए कट जा रहा है, यहां देखिए ये एन एन कट जा रहा है और ये रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ, जितना था यहाँ, है ना, उसमें हम लोग वन पावर ऐड कर रहे हैं और जो पावर ऊपर आया उसी से उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है कि अगर हम एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन बोले तो आप क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, एक पावर बढ़ा देंगे, जो पावर आया उसी से डिवाइड करेंगे और अपने मन से एक कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन बहुत आता है। सबसे पहले समझना है कि इस इंटीग्रेशन का जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा पड़ेगा, है ना, ये dx बाई एक्स का साइन कॉस का भी आएगा, है ना, लेकिन ये इंटीग्रेशन तो बहुत आएगा आपको। और ये सबसे आसान इंटीग्रेशन है। जैसे डिफरेंशिएशन में पावर हम लोग इधर लाते थे और पावर एक माइनस कर देते थे, यहां पर क्या करना है, जितना पावर है ना, उसमें एक ऐड करना है और ये जो फाइनल पावर आया उसी से डिवाइड कर देना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन है, क्योंकि n इज इक्वल टू माइनस वन रखिएगा तो ये फॉर्मेट आ जाएगा और उसका ln x होता है ना। तो ये ध्यान रखना है n नॉट इक्वल टू माइनस वन। बाकी सारे जगह हम लोग इस डिफरेंशिएशन का सॉरी इस इंटीग्रेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं भी मिल गया बेटा रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, आप आराम से लिख सकते हैं x का पावर हाफ dx, और अभी हम सीखे x टू दी पावर हाफ प्लस वन, है ना, बाई हाफ प्लस वन और अपने मन से एक c। तो यहां पर हो गया x टू दी पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू, यानी टू चला गया ऊपर और प्लस c। तो किसी भी तरह का अगर पावर फंक्शन हो, पावर इंटीग्रेशन हो, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू माइनस वन। एन इज इक्वल टू माइनस वन में ये डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा और उसका जो हम लोग का इंटीग्रेशन आएगा वो एल एन एक्स आएगा। तो ये बेसिक है हम लोग का बेटा इंटीग्रेशन। लेकिन अब आप समझें कि इंटीग्रेशन का हम लोग को यूज करते क्यों है ना, और इसमें डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है जिसका की जरूरत हम लोग को पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं ऐसे, अगर हम ग्राफ पे देखें बेटा, इसकी कहीं भी कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई कर्व है, तो वाई डी एक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है जिसको इंटीग्रेट करना है उसका डी होना चाहिए। कोई कहे ऐसे कि एक्स टू दी पावर एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए तभी इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जो यहाँ पर वेरिएबल दिखा रहा है उसका डी यहाँ होना चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इसको पहले समझेंगे हम लोग कि कर्व में इसका यानी ग्राफ पे इसका क्या मीनिंग होता है। हम लोग यहाँ पर सपोज कर लो कोई भी एक ग्राफ हम ले लेते हैं ऐसे, और कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। तो अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट ले बेटा, पी लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लिखते हैं, तुम गौर करोगे यहां पर ये एक्स है, तो ये एक्स है और ये वाई है।
अगर हम x को थोड़ा भी चेंज करते हैं तो y चेंज कर जाता है। कहीं भी बेटा अगर हम लोग y इंटू डी एक्स लिखते हैं, कहीं भी ये समझना कि y इंटू डी एक्स लिखते हैं, dx है इस डायरेक्शन में छोटा सा चेंज, ये x है तो dx ये बहुत छोटा सा डिफरेंशियल होगा, है ना। इसमें बताए थे कि हम dx लिखते हैं, डेल्टा x लिखते हैं, डेल्टा x लिखते हैं, ये डिफरेंशियल चेंज है ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ये टेंडिंग टू जीरो, है ना, ये लार्ज चेंज है। तो अब हम y इंटू डी एक्स ले बेटा, y हमारा ये है, अगर हम यहां पर एक छोटा सा इंटरवल ऐसे dx दिखाते हैं, ये x है, dx है, और ये dx टेंडिंग टू जीरो है बेटा, तो dx टेंडिंग टू जीरो क्या कहेंगे, dx ऑलमोस्ट जीरो ही है। तुम यहां पर कहोगे, अभी कहोगे कि ये जो फिगर है हमारा कुछ इस तरह का है कि अगर हम ये पोर्शन हटा देते ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये रेक्टेंगल बन जाता, और तब हम y इंटू डी एक्स लिखते तो ये एरिया हो जाता ये। लेकिन हम लोग देखो बेटा यहां पर ये हम बता रहे हैं कि ये पॉइंट इसके बहुत पास है, x ये जो dx है ये इसके बहुत पास है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर ये लेंथ को भी क्योंकि y प्लस डी वाई लिखेंगे और डी वाई टेंडिंग टू जीरो है, तो ऑलमोस्ट इस लेंथ को भी इसके बराबर ले सकते हैं, और इसका हम एरिया इसको एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, और इस छोटे से एरिया को हम लोग वाई डी एक्स लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा समेशन, समेशन का ही सब्स्टिट्यूशन है इंटीग्रेशन, है ना। जैसे पहले था क्या कि जैसे मान लो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करना है तो समेशन n लिख दिया करते, ये डिस्क्रीट नंबर है 1 2 3। लेकिन अगर कहा जाए कि 1 से 5 तक सभी रियल नंबर को लिखिए, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, 1 के बाद क्या है, तो 1 के बाद तो 1 से 2 में ही इंफाइनाइट नंबर है, ये कंटिन्यूअस है। तो ऐसे चीज को हम लोग यहाँ पर जब कंटिन्यूअस नंबर आने लगे, कंटिन्यूअस हम लोग को कोई भी चीज मिलने लगे, तब उस केस में मान लो 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg ऐसे मास रखा हुआ है, ऐसे 1 kg 2 kg, है ना, ऐसे मास रखा हुआ है और हमको पूरा मास निकालना है, तो ऐसे हम सम करके समेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये लाइन ही सपोज करो एक रॉड है और हर जगह पर मास है और मास इंक्रीजिंग है, तब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो इसी समेशन के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोसेस आया। कैसे आया प्रोसेस कि छोटे से लेंथ का, पहले हम छोटे से लेंथ का मास निकालेंगे और उसका समेशन मतलब इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो पूरा मास निकल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर वही चीज है कि अब अगर मान लो बेटा यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, से हम लोग नाम दे दें इसका, पी तो लिख चुके हैं mn, और कहता है कि यहां से लेके यहां तक जो एरिया है, ये एरिया, ये कोई शेप नहीं बन रहा है बेटा, ये ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, ग्राफ का इक्वेशन हमारे पास है। तो अगर हम लोगों को ये एरिया निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ये छोटा सा y इंटू डी एक्स निकाल लेंगे, और अगर बेटा इसको हम x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दें, तो मतलब यहाँ एक इसको इसके x को हम x1 से लेकर के x2 तक लाएं, तो ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, अब यहाँ डिफिनिट टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि समेशन हम लोगों को x1 से x2 तक लेना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। लेकिन थोड़ा सा अंतर है बेटा इसमें, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल जैसे तुम देखोगे यहां पर, ऐसे मान लो कोई कर्व है, ठीक है, तो तुम जब यहां पर सॉल्व करोगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये पॉजिटिव मिलेगा और ये निगेटिव मिलेगा, टोटल एरिया आ जाएगा जीरो, है ना। लेकिन एरिया कभी भी जीरो नहीं होता है, तो थोड़ा अंतर यही है कि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, अगर हम वाई डी एक्स लिखते हैं बेटा, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, एंड दिस
अगर वाई डी एक्स लिख रहे हैं तो एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स डी वाई इसका उल्टा करें बेटा, इधर ले लें ऐसे, गौर कीजिएगा, अगर हम इधर ले लें तो इधर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहां पर कोई पॉइंट ले लिए या यहीं पर हम दिखा सकते हैं आपको। ये y है और ये हमारा dy है, जैसे यहां dx लिखे। तो हम लोग कह सकते हैं यहां ना कि जो ये x है वही ये भी x है। तो अगर हम बेटा ये एरिया डी ए डैश लिखें तो तुम लिखोगे कि ये x इंटू डी वाई है। तो y इंटू डी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं x1 से x2 तक तो हम लोगों को मिलेगा एरिया इनक्लोज बाय दिस कर्व, है ना, एंड x एक्सिस। और अगर हम x dy को इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलेगा हम लोगों को एरिया इनक्लोज बाय कर्व, है ना, एंड y एक्सिस। इसका मतलब डेफिनिट इंटीग्रल क्या बताता है? डेफिनिट इंटीग्रल बताता है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, है ना, एंड एक्सिस। जिस एक्सिस के, जैसे हमने बताया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स x1 से x2 तक अगर इंटीग्रेट करें तो ये बताएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस। अगर बेटा हम यहां लिखें इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x dy लिखें और इसका लिमिट y1 टू y2, है ना, तो ये बताएगा एरिया इनक्लोज, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एंड y एक्सिस। लिमिट कहां से कहां तक? y1 से y2 तक। तो ये हमारा है बेटा ग्राफिकल कंसेप्ट इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन हमेशा एरिया, डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम और इस पर बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल। बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन वाला रूल केवल याद रखना है और उसके बाद रिजल्ट रख करके सॉल्व करना सीखना है। बहुत आसान है। देखिए जैसे समझिए बेटा, यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं कि कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको लिखना है, आपको इंटीग्रेट करना है x टू द पावर n dx और इसको इंटीग्रेट करना है x1 टू x2। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो हम लोग सीखे थे यहाँ पर कि इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। और क्या करने का, अब हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट। ये इसका मीनिंग है बेटा, समझने का, है ना। यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, रूल ये है, यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे एक बार वेरिएबल की जगह पर, तो लिखेंगे x2 n प्लस वन बाई n प्लस वन, है ना, प्लस सी माइनस, अब इसी की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो लिखेंगे x1 टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। अब देखिए क्या होता है, यहां पर c कैंसिल हो जाएगा। देखिए साइन सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली जो आता है वो आता है x2 n प्लस वन बाई n प्लस वन माइनस x1 टू द पावर n प्लस वन n प्लस वन। इसलिए जब डेफिनेट इंटीग्रल हम करते हैं, क्योंकि ये फाइनली कांस्टेंट कट जाता है ना, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग ये सी को लिखते ही नहीं है। इसलिए जब भी मान लो ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना है ना, ये सॉल्व करना है ना, यहाँ पर x1 टू x2, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, सी लिखेंगे ही नहीं, और दिस इज x1 टू x2 एंड फाइनली, है ना, आप चाहें तो ये कांस्टेंट है ये n प्लस वन, इसको बाहर निकाल सकते हैं, n प्लस वन को बाहर निकाल दीजिए और x के जगह पर अपर लिमिट x2 n प्लस वन x1 n प्लस वन। तो आप ऐसे किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं
अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल है। बहुत आसान तरीका है, हम बहुत सारा एग्जाम्पल अभी देंगे, फिजिक्स का भी कुछ एग्जाम्पल देंगे, है ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे बेटा मान लो हम लोगों को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि कोई पार्टिकल है, बहुत आसान चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि कोई पार्टिकल है ना, और ये वी नॉट वेलोसिटी से या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर बेटा ये भी कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हम एस और हम जानते हैं वी इंटू टी करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये अगर कांस्टेंट था। दूसरा चीज हम सोचें कि मान लो कि पार्टिकल मूव कर रहा है और यहां से यहां तक इसका स्पीड v1 रहा या वेलोसिटी v1 रहा, यहां से यहां तक v2 रहा, यहां से यहां तक v3 रहा, यहां से यहां तक v4 रहा, यहां से यहां तक v5 रहा। ये पार्ट पार्ट कर दिए। यहाँ ये जीरो से स्टार्ट किया, ये टाइम इंटरवल t1 है, ये t2 है, ये t3 है, t4 है, t5। इतने देर तक ये कांस्टेंट रहा, इतने देर तक फिर कांस्टेंट, इतने देर तक फिर कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स है। तो ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं v1 t1, इसको लिख सकते हैं v2 t2, इसको लिख सकते हैं v3 t3, है ना, इसको लिख सकते हैं v4 t4, है ना, और इसको लिख सकते हैं v5 t5। सारा डिस्टेंस निकल गया हम लोगों को। ले यहां देखें हम लोग क्या देखे, एक बड़ा सा इंटरवल t1 दिए, इसमें इसका ये कांस्टेंट था, है ना, यहां भी बड़ा सा इंटरवल है। लेकिन अगर ये भी हर इंस्टेंट पर ही चेंज कर जाता है, अभी हम बोले है ना, ये हो सकता है 0 से 2 सेकेंड हो, 0 से 1 सेकेंड हो, 0 से 0.1 सेकेंड हो, है ना, तो लेकिन ये एक फिक्स इंटरवल है 0 से 0.1 सेकेंड तक, फिर 0.1 से लेके 0.4 सेकेंड तक, 0.4 से लेके 0.9 सेकेंड, इस तरह से अगर ये इंटरवल दिया हुआ। लेकिन अगर ये वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर ही चेंज करता है, v इज इक्वल टू 4t लिख दें, अब तो दिक्कत हो गया। t का वैल्यू अगर हम 0.1 करें तो दूसरा हो जाएगा, t का वैल्यू हम लोग 0.12 कर दें तो दूसरा हो जाएगा, 0.13 कर दें दूसरा हो जाएगा। ये हर इंस्टेंट पर चेंज कर रहा है। अब हम कैसे निकालें, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि अब जो टाइम इंटरवल हम लोग लेंगे वो dt लेंगे, बहुत छोटा, क्योंकि dt और t में अंतर नहीं है। यानी हम लोग t टाइम पर जो स्पीड है वही t प्लस dt पर भी ले सकते हैं, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट v इंटू डी टी निकाल लेंगे। और इसी को t अगर 0 से 10 सेकेंड कहता है, 0 से 5 सेकेंड कहता है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ऐसा ये पूरा समेशन निकल जाएगा, है ना। तो पहले क्या था, हम लोग यहां पर लिखे थे वी आई टी आई का समेशन, और इसको लिखना आसान था क्योंकि हम लोगों को ये टी आई जो था वो फिक्स फिक्स इंटरवल था। लेकिन जब कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस चेंज इन वेलोसिटी होगा, तब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी डी टी लिखेंगे और ये साइन हम लोग दे देंगे इंटीग्रेशन का। तो ये तरीका है हम लोगों को कि हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने कैसे इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप ऑब्जर्वेशन करते थे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे आप पढ़ते थे यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आपको फाइंड करना था किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, या अगर वेरिएबल वेलोसिटी है और उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, जैसा एग्जांपल हम दिए। तो आप शायद पढ़े सब लोगों के दिमाग में ये बात होगा, जानकारी होगा कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि ये dv बाई dt होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और हम लोगों को भी निकालना है बेटा। तो छोटा सा वेलोसिटी dv हम यहां से लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये
ए डी टी होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ए कांस्टेंट है बेटा यहां। अब हम देखें कि कैसे इस एक्सप्रेशन में हमारा भी आएगा टाइम टी पर। तो हम जानते हैं कि डीवी कहां से आता है, भी को डिफरेंशिएट किए तो डीवी आ गया। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते है ना, तो डीवी से भी हो जाता और इधर dt से t हो जाता। तो अब हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट कर, अगर हम ये इसी रिजल्ट को ऐसे लिखें, dv ए कांस्टेंट है बेटा, ये dt ऐसे लिखें। हम अभी यहाँ पर लिमिट नहीं दे रहे हैं, हम लोग इंटरवल यानी यानी कि हम लोग इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन आप भी लिखेंगे, ए कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t और प्लस c लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे आप। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल किए, यहाँ पर हम लोग लिमिट नहीं डाले तो सी लिखेंगे। अब सी का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो मोशन में हम लोग को ये पता होगा, मान लीजिए कह रहा है एट टी इज इक्वल टू जीरो, जिसको कहते हैं इनिशियली, भी का वैल्यू जो आप पढ़ते हैं यू, इनिशियल वेलोसिटी। तो टी का वैल्यू जीरो है तो भी का वैल्यू यू है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दें। तो टी का वैल्यू जीरो रखें और v का वैल्यू u रखें, तो u इज इक्वल टू ए इंटू टी, टी का वैल्यू जीरो प्लस c, यानी c का वैल्यू u आ गया। इसलिए हमारा जो गिवन इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू हो गया। ये हम लोग डेरिवेशन भी कर लिए इस तरह से, ठीक है ना। यही चीज अगर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल से करते बेटा, अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल करते तो हम लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर इसका लोअर लिमिट क्या है और इसका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब कि जहां पर से हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब टी इक्वल टू जीरो है तो भी का वैल्यू क्या है, तो हम लोग जिसको यू लिखते थे, और एक गिवन टाइम पर जो वेलोसिटी आता था उसको भी लिखते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही चीज। तो आप देखो इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन तो भी हो गया, अब इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट ए, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया। अब हम लोग यहां से देखें बेटा क्या होगा, v का अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट a, अपर लिमिट t माइनस जीरो। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर वही रिलेशन आएगा। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से भी प्रोसीड कर सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल से भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये पता, मतलब इसका अपर लोअर लिमिट पता है हम लोगों को, तो डेफिनेट इंटीग्रल से जाएंगे, नहीं पता है तो कांस्टेंट लिख करके हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का जो इंटीग्रेशन है इसका हम लोग यूज करेंगे। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी हम बात जो किए थे कि अ पार्टिकल मूव्स, a particle moves on a straight line, मान लो with speed v is equal to 3t square plus 2t plus 4, where t is in second and v is in मीटर पर सेकेंड। कहता है बेटा यहां फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग t is equal to 2 सेकेंड टू t is equal to 4 सेकेंड। बहुत सिंपल, जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ा है ना वो बना सकता है, नहीं भी पढ़ा कभी हम यहाँ सीख सकते हैं। अब अभी आपको सिखा है कि भी टाइम का फंक्शन है, कि तो अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, तो सीधे हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम नहीं लिख, लेकिन छोटे टाइम के लिए छोटा डिस्टेंस को लिख ही सकते हैं। तो आप अगर ऐसे भी का जानते हैं डेफिनेशन, तो भी इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग ds बाई dt।
तो या तो आप ऐसे लिखें कि ds इज इक्वल टू वी डी टी, और नहीं तो जो लॉजिक सीखे कि छोटे से टाइम के लिए वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा छोटा सा डिस्टेंस ds v इंटू डी टी। अब अगर पूरा हम लोग को निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वहां दे दिया हम लोगों को कहां से कहां ले जाना है, t इज इक्वल टू टू, टी इज इक्वल टू 4, और 2 से स्टार्ट कर रहा है तो वहां हम डिस्टेंस 0 मानेंगे, और t इज इक्वल टू 4 पर हम लोग निकालना है तो s मान लेते हैं। यानी हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ds का इंटीग्रेशन s, और यहाँ क्योंकि v वेरिएबल है, v का वैल्यू पुट कर देंगे 3t² प्लस 2t प्लस 4dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेके 4 तक। तो अब हम लोग सीखे यहां पर कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन आप अभी सीखे, कैसे सीखे थे देखिए, आपको सीखा है कि d से s जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे 3t² प्लस 2t प्लस 4dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखना है हम लोगों को t का वैल्यू कहां से कहां ले जाना है, 2 सेकंड से 4 सेकंड। तो लोअर लिमिट 2 रखेंगे और अपर 4 रखेंगे, और यहां पर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां डिस्टेंस 0 और फाइनली डिस्टेंस s। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अब ds को, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, और रूल सिखाए थे ऐसे ऐसे लिखते हैं। और इधर देखिए, इधर 3 टर्म है तो तीनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल वे में, 3t² dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेके 4 तक, फिर 2t dt इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, 2 से लेकर के 4 तक। अब फिर लिखेंगे 4dt कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। अब हम लोग देखें यहां पर एस का अपर लिमिट तो एस ही है -0, यहाँ 3t², 3 तो कांस्टेंट था, t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ेगा, तो 2 + 1 3/3, और कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। फिर यहां देखिए 2 कांस्टेंट है, टी डी टी, टी का पावर 1 है, तो टी का पावर 1 है तो टी का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा /2, और कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4 तक। अब यहां देखिए 4 कांस्टेंट है और dt केवल है, तो सीधे कह सकते हैं कि dt का इंटीग्रेशन t होता है, और नहीं तो यहां सोच सकते हैं कि यहाँ t का पावर 0 छिपा हुआ है, तो t का पावर 0 है तो t का पावर 1 हो जाएगा, यानी t आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर 2 से 4 तक ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ तो 3 3 कट गया, यहाँ 2 2 भी कट गया, तो s का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, s का वैल्यू हम लोग को मिल गया टी क्यू, यहाँ बच गया, तो टी क्यू। तो आपको सिखाए थे कि सॉल्व कैसे करते हैं, टी के जगह पर अपर लिमिट यानी 4 का क्यू माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यू, इसको सीखना है, इसको हम प्रैक्टिस कराएंगे अभी, रुकिए। फिर यहां देखना है t² यानी 4 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहां देखिए +4, और फिर t अपर लिमिट 4 माइनस ऐसे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो s का वैल्यू 4 4 जा 16, 64 -8 प्लस 16 -4 और +4 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका डिस्टेंस मिल गया। तो हम इसलिए ये एग्जाम्पल हम इसलिए दिए कि बहुत सारा बच्चा काइनेमेटिक्स पढ़ चुका है ना, इसलिए हम एग्जाम्पल दे दिए। लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स डील करेंगे तो ये और बेसिक से हम बताएंगे कि भी क्या है ना, मतलब कैसे हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, कैसे हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इंटीग्रेशन इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि ऐसा चीज अगर हम लोगों को बहुत सारा ऐसा मिलेगा, है ना, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, जो भी बच्चा स्टार्ट नहीं किया है या जो इकोनॉमेटिक्स नहीं पढ़ा है उसके लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वैल्यू देते हैं निकालने के लिए। जैसे बेटा अगर हम आपको एक इंटीग्रल वैल्यू लिखते हैं यहां पर, sin x dx का इंटीग्रेशन करना है 0 to
पाई/2, और ये सब लोग निकाल देगा, हमको पूरा विश्वास है कि सारे लोग निकाल देंगे, जो भी थोड़ा सा ये पढ़े हैं वो आसानी से निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग अपने से बनाइएगा, मेरे साथ जो नहीं बनाया है मेरे साथ देखेगा। अब हमको देखना है कि साइन एक्स डी एक्स, तो अभी हम सिखाए थे कि साइन एक्स डी एक्स कहाँ से आता है ना, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू माइनस कॉस एक्स होता है, अभी हम निकाले थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन हो गया और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रख देना है, सॉरी मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देना है, ठीक है, माइनस मत भूलिएगा। माइनस यहाँ साइन को हम कॉमन ले लिए बेटा, और कॉस, अब एक्स के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट कॉस 0। देखिए कैसे कि हम लोग पहले साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन लिखे माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और लिमिट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देकर के 0 से π/2 ऐसे लिख देते हैं। माइनस साइन को यहाँ पर ले आए बाहर जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, माइनस निकाल दिए। अब कॉस एक्स के जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस कॉस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट, है ना। अब यहां से हम लोग माइनस कॉस π/2, कॉस 90 होता है 0, माइनस कॉस 0 होता है 1। अब यहां से देख लें आप, माइनस और माइनस प्लस हो गया 1, तो साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2 कितना हो गया, तो 1 हो गया। अगर हम फिर आपसे पूछें इसी तरह से कि आप बताइए cos x dx का वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिखना है, तो कितना लिखेंगे। तो बिल्कुल जैसे पहले आप किए थे वैसे आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, cos x dx, cos x कहां से आता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका मतलब cos x dx का इंटीग्रेशन हमारा sin x आ गया। और यहां पर हम लिमिट डाल देंगे 0 टू पाई। अब क्या करने का, साइन अपर लिमिट पाई माइनस साइन लोअर लिमिट 0, हो गया। साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, ये हो गया 0। अब हम थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं। जैसे अभी हम लोग सीखे थे बेटा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहां पर पहले केवल साइन एक्स था, अब यहां पर ए लगाएंगे। तो रूल हम लोग सीखते थे डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना। इसका अगर साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन हम पूछें, साइन ए एक्स इसका डिफरेंशिएशन पूछें, तो आप बोलिएगा कॉस ए एक्स, और ए को यहां लिखते थे और डी एक्स ऐसे लिखते थे। इंटीग्रेशन में क्या है कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये फंक्शन और फंक्शन हो जाए तो यहाँ जो है ये डिवाइड हो जाता है, यानी इसको जब इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का तो आप पढ़े पढ़े कि माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ए एक्स, लेकिन यहाँ जो कोइफिशिएंट है ये डिवाइड होगा और प्लस सी। तो ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखेंगे आप। कहीं भी अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस 4x dx का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कॉस साइन से आता है, तो आप बोलेंगे साइन 4x/4 प्लस सी। क्योंकि ऐसा मिलेगा बहुत सारा हमको ट्रिग्नोमेट्री में, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एंगल ही रहे, वहां पर एंगल में कोएफिशिएंट भी लगा रह सकता है। जैसे हम अगर यहां दें आपको साइन 2x dx π/4 टू π/2, इसको सारे लोग इंटीग्रेट करके अपने से कॉपी में बनाएंगे, और जो नहीं बना पाता है वो मेरे साथ देखेगा। साइन 2x dx, साइन का इंटीग्रेशन अभी हम लिखे थे माइनस कॉस, और 2 यहाँ कोफिशिएंट है, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए कांस्टेंट नहीं लिखेंगे और लिमिट यहां लिख देंगे ऐसा। अब हम यहां से माइनस साइन को ही बाहर करते हैं, ये 2 इसको ही बाहर कर देते हैं, बच गया यहाँ पर cos 2x, चाहे तो आप लिख सकते हैं cos 2x π/4
2 पाई/2 ऐसे। अब हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, -1/2 cos 2, और x के जगह पर अपर लिमिट बेटा π/2 माइनस cos 2, और x के जगह पर अपर सॉरी लोअर लिमिट, ऐसा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कट गया और ये 2 जा, तो बचा हम लोगों को क्या, -12, और यहां आ गया cos पाई माइनस cos π/2। cos π/2 है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो -1/2 cos 180 का वैल्यू होता है -1, और माइनस cos 90 का वैल्यू होता है 0। ये माइनस माइनस प्लस 1/2। और देखें हम लोग dx/x 10/100, इसका वैल्यू क्या है। हम पूरा इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको सीखिए, और इसमें डिफरेंशिएशन भी दिमाग में रहना चाहिए। अब देखें 1/x किस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था, तो आपको याद था कि ln x होता है, अभी हम लिखाए भी थे। तो ये हम लोगों को हो गया बेटा ln x, और कहां से कहां तक जाना है, 10/100। अब हम लोगों को क्या करने का, तो अब हम लिखेंगे ln x के जगह पर अपर लिमिट माइनस ln x के जगह पर लोअर लिमिट, log m माइनस log n, log m/n सीखे हैं सब लोग, 100/10, ये हो गया ln 10। ln 10 हम लोग ln का वैल्यू नहीं निकालते हैं तो इसको log में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सिखाए थे 2.303 log 10, और log 10 का वैल्यू सब लोगों को आता है 1, तो ये हो गया 2.303। ln वाला भी इंटीग्रेशन 1/x dx ये आएगा बहुत बहुत जगह, इसलिए इसको समझना है, सीखना है। एक इंटीग्रेशन हम और दे रहे हैं यहाँ, 1/x² dx, और इसको इंटीग्रेट करना है बेटा हम लोगों को 2 से 4 तक। सारे लोग करेंगे अपने से, जिनको कॉन्फिडेंस है बिल्कुल करेंगे, आसान है, हम भी करेंगे, लेकिन आपको भी करना है। हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कारण ही फिजिक्स वीक होता है, कि अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो गया तो फिर फिजिक्स आगे बढ़ता ही नहीं है ना, क्योंकि इसके बिना हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है छोटा करना, इंटीग्रेशन का मतलब है बड़ा करना। कोई भी छोटा रिजल्ट हमको पता है उसको बड़ा करना है तो इंटीग्रेट करते हैं, बड़े रिजल्ट से छोटे रिजल्ट में आना है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि हम लोगों को स्फेयर का वॉल्यूम पता है, तो छोटा सा अगर हम लोग उसमें सेल लेते हैं, याद कीजिए हम इसको सिखाए थे, ऐसे ये स्फेयर है, रेडियस r है, इसका वॉल्यूम हम लिखना जानते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि एक छोटा सा सेल है, अब इसका थिकनेस dx लेते हैं, अब इसका वॉल्यूम बताओ, तो एक हम डायरेक्ट तरीका बताए थे, आप ऐसे पढ़े भी हैं कि बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, लेकिन हम एक और तरीका बताए थे कि dx टेंडिंग टू 0 है, तो जो सरफेस एरिया यहाँ वही सरफेस एरिया यहाँ, तो यहाँ पर सरफेस एरिया 4 पाई r², तो यहाँ पूरे के लिए सरफेस एरिया हम इतना लिख सकते हैं, और अगर हम dx से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है, ये छोटा सा वॉल्यूम निकल गया। लेकिन इसी का दूसरा तरीका सिखाए थे कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है, अगर ये छोटा सा वॉल्यूम लेना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dv इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r² dr होता है। देखो वही रिजल्ट आ गया, 4 पाई r² dr आ गया।
अगर यहाँ dx है तो यहाँ dx हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये dr लिखिएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब बड़ा वॉल्यूम हमको पता है, छोटे में आना है ना, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अगर बेटा इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, dv इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 पाई r² dr है, ये छोटा सा वॉल्यूम निकला। और अगर 0 से r तक इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। यहाँ देखिए, गौर कीजिए, dv का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं v, और ये 4 पाई r² का क्या होगा, r³/3, और लिखेंगे 0 से r, मतलब 4 पाई/3, और r³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए 4/3 पाई r³ आ गया। तो सीधा सा कंसेप्ट है, कोई भी बड़ा रिजल्ट हमको पता है और उसी में, है ना, एक छोटा सा पार्ट हम लोग को कंसीडर करना है ना। ये छोटा छोटा पार्ट ऐसे 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 आप मिला देंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। तो उसी बड़े वाले पार्ट को अगर हम लोग, है ना, छोटा करना चाहें तो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा एरिया हम लोग पता है, उसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो बड़ा पोर्शन मिल जाता है। तो बिल्कुल ये मतलब है इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेटा हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, x⁻⁻² dx का इंटीग्रेशन है 2 से लेकर के 4 तक। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x⁻⁻² तो हम लोग सीखे थे -2 + 1 -2 + 1 और 2 से लेकर के 4 तक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तो -1 आ गया तो हम माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, और x⁻⁻1 मतलब 1/x, और 2 से 4। अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, -1/x अपर लिमिट माइनस 1/x लोअर लिमिट। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये हो गया 4, है ना, 1 - 2 यानी -1/4, माइनस माइनस प्लस 1/4। तो इस तरह से आप कोई भी इंटीग्रेशन अगर दे तो उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, अभी हम कॉम्प्लिकेटेड पर नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड पर जाएंगे बाद में। पहले हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे बेटा अगर हम यहाँ लिखें, ध्यान रखिएगा, sin x इंटू कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। हम इसका वैल्यू कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ से 0 से लिख देते हैं π/2, इसको इंटीग्रेट करना। तो कहिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गौर कीजिए, sin x इंटू कॉस एक्स आप कहीं पढ़े हैं, तो आप पढ़े थे sin 2x, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा sin 2x/2, यहां देखिए dx, इसको इंटीग्रेट कर देना है बेटा। जितना आप पहले पढ़े हैं वो सब का यूज होगा, अगर पहले वाला भूल जाएंगे तो फिर आगे सब गड़बड़ हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि जितना आप पहले पढ़े हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सब आपको याद है, और उसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आ गया, है ना, हम लोगों को ये नॉन रिजल्ट, ये 1/2 तो कांस्टेंट हटा दीजिए, sin 2x इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 अभी सीखे थे, और 0 से π/2 हो गया। फिर वही जो किए हैं वही आ गया। अब ये 2 को ही बाहर निकाल लीजिए, तो -1/4 बाहर आ गया, और अब यहाँ लिमिट पुट कीजिए, ये 2 बाहर आ गया, तो आ गया cos 2x का अपर लिमिट π/2 माइनस cos 2x अपर लोअर लिमिट 0। अब गौर कीजिए, यहाँ -1/4 ये कट गया, cos π इज -1 एंड cos 0 इज 1, -1/4 -1 -1 -2, देख लीजिए 2 2 जा 4, 1/2। तो इस तरह से बेटा आप इंटीग्रेशन को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड की तरफ अभी दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला चीज बता दें कि आपको अभी काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़िएगा तो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है ना। अब हम लोग काइनेमेटिक्स से पढ़ेंगे, वहां पर तो इसका यूज सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। आज हम बेटा यहीं पर रोकेंगे, है ना, और अगले क्लास में
फिर इंटीग्रेशन हम 2-3 क्लास लेंगे, जिसमें कि बहुत सारा प्रैक्टिस हम कराएंगे आपको, जिससे कि, और हम फिजिक्स मिलाकर के ही प्रैक्टिस कराएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आपको स्पीड आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है, इतना चीज। एक्सेलरेशन आप लोग सब लोग पढ़े थे, एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना, यानी चेंज इन वेलोसिटी डीवी बाई dt, ऐसे आप याद रखेंगे एक्सेलरेशन होता है। और dx बाई dt, है ना, ये स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है। ये दो चीज आप कम से कम याद रखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और हम कुछ एरिया लेकर के भी बताएंगे, क्योंकि अभी सिखाया आपको कि वाई डी एक्स या एक्स डी वाई, ये एरिया इनक्लोज बाई कर्व एंड एक्सिस को बताता है। तो अगले क्लास में कुछ एरिया का भी एग्जाम्पल, कुछ और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, है ना। ये सब में बेटा टाइम लग जाए, लेकिन समझ लेना है अच्छे तरह से, और बहुत हाई फाई चीज को नहीं समझना है। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चीज है, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा बहुत बड़ा चीज है ना। लेकिन हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है कि हमको फिजिक्स समझने के लिए कितना चाहिए, और उससे ज्यादा जाने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको उसी से काम चल जाएगा, है ना। ज्यादा जानने की कोशिश में अब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन हम पढ़े और इंटीग्रल कैलकुलस का बुक निकाल के बनाना शुरू कर दिए। हम बोले एरिया इनक्लोज, तो एरिया इनक्लोज बाई कर्व आप जो है कैलकुलस की बुक से बनाना शुरू किए, नहीं। जितना तरह का हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, बस वही सफिशियंट है, और उतना ही पर कमांड करना है, जिससे कि फिजिक्स आपका बहुत अच्छा होगा। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ओके बेटा।